एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। 25 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, आज हम 26 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? या अन्य समाज विज्ञानों की जननी है। ऑप्शन बी है क्रम से या सबके बाद विकसित हुआ है। ऑप्शन सी या अन्य समाजों के साथ प्रारंभ हुआ है। और ऑप्शन डी अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका संबंध नहीं है। तो बताइए समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में क्या सही है? तो ये क्रम के बाद सबसे बाद विकसित हुआ है। सबसे पहले गणित आया, उसके बाद खगोल शास्त्र, उसके बाद फिजिक्स आया, फिर केमिस्ट्री आया, फिर बायोलॉजी आया, उसके बाद सोशियोलॉजी आया। तो ये सबसे बाद में विकसित हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए महिला और संघर्ष, संघमित्रा चौधरी की पुस्तक है। महिलाएं और नातेदारी लीला दुबे की पुस्तक है। लैंगिक असमानता और कानून फेल्विया एग्नेस की पुस्तक है। और लिंग और भूमि अधिकार वंदना शिवा की पुस्तक है। तो बताइए इनमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है महिलाएं और संघर्ष। ये संघमित्रा चौधरी की पुस्तक नहीं है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जबकि महिलाएं और नातेदारी लीला दुबे की पुस्तक है, ये भी सही है। लैंगिक असमानता और कानून फेल्विया एग्नेस की पुस्तक है, ये भी सही है। और लिंग और भूमि अधिकार वंदना शिवा की पुस्तक है, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें धार्मिक लक्षण दिए हैं और अवधारणा दी है। आपको मैच करना है कौन से धार्मिक लक्षण किस अवधारणा से रिलेट करते हैं। विजुअल है आप लोगों को? चलिए देखिए, पावनता से जुड़े व्यवहार के प्रतिमान, सजीव व्यक्तिकृत आत्माओं और पूर्वजों के भूतों जो आश्रितों में रुचि लेते हैं और मानवीय कार्यों को सक्रियता से प्रभावित करते हैं। देवी देवताओं में आस्था जो मानवीय कार्यों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी है एक धार्मिक आस्था जो देवी देवता तंत्र में विश्वास करती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पावनता से जुड़े व्यवहार को हम किससे संबंधित करेंगे? इसे हम संबंधित करेंगे ईश्वरवाद से। ए का हमारा हो जाएगा 4। सजीव व्यक्तिकृत आत्माओं अथवा पूर्वजों के भूतों जो आश्रितों में रुचि लेते हैं और मानवीय कार्यों को सक्रियता से प्रभावित करते हैं, इसे हम जोड़ेंगे अलौकिकवाद से। बी का हमारा हो जाएगा 1। देवी देवताओं में आस्था जो मानवीय कार्यों को प्रभावित करते हैं, ये क्या कहलाएगा? सर्वात्मवाद। ऑप्शन सी का होगा 3। देन एक धार्मिक आस्था जो देवी देवता तंत्र में विश्वास करती है, या क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी देवकुल। ऑप्शन 2। डी का हो जाएगा 2। तो 4132 4132 देखिए, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। सही आंसर 4132 है। पवित्रता से जुड़े व्यवहार के प्रतिमान को हम क्या कहेंगे? ईश्वरवाद कहेंगे। सजीव व्यक्तिकृत आत्माओं अथवा पूर्वजों के भूतों जो आश्रितों में रुचि लेते हैं, इसे हम अलौकिकवाद कहेंगे। देवी देवताओं में आस्था जो मानवीय कार्यों को प्रभावित करते हैं, इसे हम सर्वोत्तमवाद कहेंगे। और एक धार्मिक आस्था जो देवी देवता तंत्र में विश्वास रखती है, इसे हम देवकुल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतीक किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए किसी संदेश के प्रेषण से। ऑप्शन बी है किसी संदेश के विचलन से। ऑप्शन सी है किसी संदेश के नियंत्रण से। और ऑप्शन डी है किसी संदेश के अवमिश्रण से। तो बताइए किससे संबंधित होते हैं सिंबल, प्रतीक?
तो इसका जो सही आंसर है वो है किसी संदेश के प्रेषण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रौद्योगिकी क्रांतियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित आपको करना है। हरित क्रांति, मुद्रण क्रांति, औद्योगिक क्रांति और जैव प्रौद्योगिकी क्रांति। ऑप्शन ये आपके दिए हुए हैं, मैच कीजिए इसको। कौन सा क्रांति सबसे पहले हुई थी और कौन सी सबसे बाद में हुई थी, इसे आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारी होगी प्रिंटिंग रेवोल्यूशन, मुद्रण क्रांति, ये नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी क्रांति आएगी, उसके बाद हुई औद्योगिक क्रांति, ये हमारा ये हुआ था 440 के दशक में। ठीक है, देन औद्योगिक क्रांति ये हुई थी हमारी 70-60 के दशक में, तो ये हमारा दूसरे नंबर पे आएगा। देन आएगा हमारा हरित क्रांति, ये हमारा तीसरे नंबर पे आएगा। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1960 के दशक में। और उसके बाद बचता है जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, ये हमारा 4 नंबर पे आएगा। ये कब हुआ था, ये हुआ था 20वीं से 21वीं सदी के बीच में। तो आप अरेंज कर लीजिए, बी होगा पहले, उसके बाद होगा सी, बी और सी, बी और सी, और फिर ए आएगा, उसके बाद डी आएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक की कोटियां किसने बनाई है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी डेंड्रेडॉफ ने और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम ने। तो बताइए किसने बनाई है ये? तो ये कोटियां जो बनाई है ये बनाई है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के आर्थिक वृद्धि प्रारूप को किससे सरोकार नहीं है? ऑप्शन ए जीएनपी, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी पूंजी संचय और ऑप्शन डी संधारणित्या। तो बताइए किससे नहीं संबंधित है विकास का आर्थिक प्रारूप? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, संधारणित्या से रिलेटेड नहीं है, जबकि जीएनपी पूंजी संचय और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए अत्यधिक उत्पादन, ऑप्शन बी मुद्रा एवं ऋण, ऑप्शन सी मूल्य यांत्रिकी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अत्यधिक उत्पादन भी होगा, मुद्रा एवं ऋण भी होगा और मूल्य यांत्रिकी भी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है? ऑप्शन ए शिक्षा का विस्तार, ऑप्शन बी बेकारी की समस्या, ऑप्शन सी क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए भारत में क्षेत्रवाद को कौन सा कारक जन्म देता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, शिक्षा का विस्तार भी जन्म देता है, बेकारी की समस्या और क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, ये सभी क्या है, क्षेत्रवाद को जन्म देते हैं। क्षेत्रवाद मतलब रीजनिज्म, रीजनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है एंथोनी गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए प्रतिवर्ती सिद्धांत वह सिद्धांत होते हैं जो स्वयं से संदर्भित है, ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती सिद्धांत के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों को प्रतिबंधित करते हैं, ऑप्शन सी है यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उन्हें परिवर्तन करता है, और ऑप्शन डी है वह तरीका जिसमें समाजशास्त्री किसी समुदाय की सामाजिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो बताइए क्या है रिफ्लेक्सिविटी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला, वह कौन सा है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी जे देरिडा,
ऑप्शन सी एम फूको और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एम फूको, माइकल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तराधुनिक विचारक नहीं है। ऑप्शन ए जे अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी जे देरिदा, ऑप्शन सी जेम्सन और ऑप्शन डी है जे एफ लोटार्ड। तो बताइए इनमें से कौन से उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जे अलेक्जेंडर नहीं है। ये क्या है, 9 प्रकारवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने स्वयं को एक संरचनात्मक मार्क्सवादी के बजाय वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहा है। ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन बी जुर्गेन हेबरमास ने, ऑप्शन सी लुइस अल्थुजर ने और ऑप्शन डी है एंटोनियो ग्राम्सी ने। तो बताइए एक संरचनात्मक मार्क्सवादी की जगह एक वैज्ञानिक मार्क्सवादी किसने खुद को कहा है। तो ये कहा है लुइस अल्थुजर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट का अल्फ्रेड शुल्ट्ज द्वारा प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए प्रतीतीकरण उपाय वर्ग क्रांति, ऑप्शन बी है प्रतीतीकरण भंडार ज्ञान उपाय क्रांति, ऑप्शन सी है प्रतीतीकरण विश्व जीवन भंडार ज्ञान वर्ग और ऑप्शन डी है प्रतीतीकरण विश्व जीवन भंडार ज्ञान उपाय। तो बताइए इसमें से किसका प्रयोग अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने किया है। अल्फ्रेड शुल्ट्ज स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान के भंडार की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रतीतीकरण मतलब टाइपिफिकेशन, विश्व जीवन मतलब लाइफ बर्ड, भंडार ज्ञान मतलब स्टॉक ऑफ नॉलेज, उपाय मतलब रेसिपी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मिलान करना है। एक जगह अवधारणाएं दी हैं, दूसरी तरफ चिंतक दिए हैं, तो आपको मैच करना है किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। विनिमय, नाट्यकला, अंता, आत्मनिष्ठा और निर्देशकता। तो विनिमय की बात करते हैं पीटर एम ब्लाउ, तो ए का हमारा हो जाएगा 2। नाटकला की बात करेंगे इरविंग गॉफमैन, तो बी का हमारा हो जाएगा 1। अंत व्यक्ति निष्ठा की बात करते हैं अल्फ्रेड शुल्ट्ज, तो सी का हमारा हो जाएगा 4 और निर्देशकता की बात करते हैं गार्फिंकल, तो डी का हमारा हो जाएगा 3। 2 1 4 3 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस तार्किक क्रम में लगाएं जिसमें पीटर बर्जर ने उनकी व्याख्या की है। ऑप्शन ए है स्वभावगत संस्थागत वैधीकरण और बाह्यकरण, ऑप्शन बी है संस्थागत वैधीकरण बाह्यकरण और स्वभावगत, ऑप्शन सी है स्वभावगत वैधीकरण बाह्यकरण और संस्थागत और ऑप्शन डी है वैधीकरण संस्थागत स्वभावगत और बाह्यकरण। तो इसको आपको अरेंज करना है, पीटर बर्जर ने किसकी बात की है इसे आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं बाह्यकरण मतलब एक्सटर्नलाइजेशन। तो देखिए कहाँ है बाह्यकरण, बाह्यकरण इसमें नहीं है शायद, नहीं पहले अब बात करेंगे ये संस्थागत की। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात किया है इन्होंने, फिर देन इन्होंने बात किया है वैधीकरण की, देन इन्होंने बात किया है बाह्यकरण की और उसके बाद बात किया है स्वभावगत। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह के आधार का निर्माण करता है। ऑप्शन ए सापेक्षिक समानता, ऑप्शन बी सापेक्षिक कठिनाइयां, ऑप्शन सी है सापेक्षिक सहचर और ऑप्शन डी सापेक्षिक वंचना। तो बताइए संदर्भ समूह का निर्माण इनमें से कौन करता है। तो इसका निर्माण कौन करता है, सापेक्ष वंचना करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोनों का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मर्टन ने दिया था, पर संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था हाइमन के द्वारा किया गया था और सापेक्ष वंचना का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया था, स्टॉफर के द्वारा किया गया था। बट उसके बाद समाजशास्त्र में संदर्भ समूह और सापेक्ष वंचना का प्रयोग आर के मर्टन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी मिलान का है। एक जगह योगदान लिखा है, दूसरी जगह उपागम। आर के मर्टन, टी पार्सन, बी मेलिनोव्स्की और एल कोजर। मैच कीजिए कौन किससे रिलेटेड है।
तो आर के मटर रिलेटेड है विश्लेषणात्मक प्रक्रियात्मकता से, तो ए का हमारा हो जाएगा 3। टी पार्सन रिलेटेड है अनुभूति मूलक प्रकार्यता से, बी का हमारा हो जाएगा 4। और मैलिनोव्स्की है आवश्यक प्रक्रियात्मक से, तो सी का हमारा हो जाएगा 2। और एल कोजर रिलेटेड है संघर्ष प्रकार्यात्मक से, मतलब फंक्शनलिस्ट से है, ऑप्शन डी का हो जाएगा 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1 देखिए किसमें है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता एनोमी है? ऑप्शन ए आर के मर्टन, ऑप्शन बी टॉलकट पार्सन, ऑप्शन सी इमाइल दुर्कीम और ऑप्शन डी एच.एम. जॉनसन। तो बताइए किसका ये कथन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपी मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए उन्होंने बोली उपागम का उपयोग किया है, ऑप्शन बी उन्होंने मार्क्स डिल्थे और वेदांत के उपागम को मिला दिया है, ऑप्शन सी है प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक के बीच परंपराओं का अंतर किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। तो बताइए इनमें से डीपी मुखर्जी के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इन्होंने मार्क्स डिल्थे और वेदांत के उपागम को मिला दिया है, ऐसा डीपी मुखर्जी ने कुछ नहीं किया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उन्होंने बोली उपागम का प्रयोग किया, ये भी सही है। प्राथमिक माध्यमिक द्वितीयक के बीच परंपराओं का अंतर किया जा सकता है, ये भी उन्होंने बताया। आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है, ये भी डीपी मुखर्जी के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? ए आर देसाई, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी और जीएस गुडे। आपको बताना है ए 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 2 और 4। तो बताइए इनमें से कौन से मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 और 3। डीपी मुखर्जी हो गए और ए आर देसाई, ये दोनों क्या है मार्क्सवादी विचारक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो कि समाजशास्त्री के नाम और अध्ययन स्थान से निर्मित हुआ है गलत है? आईपी देसाई ने महुआ का अध्ययन किया था, के एम कपाड़िया ने नवसारी का अध्ययन किया था, एम एस गोरे ने बम्बई का अध्ययन किया था और एलिन रॉस ने बैंगलोर भारतीय परिवार से संबंध अध्ययन किया था। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका में जो गलत है वो है ऑप्शन सी बम्बई। आईपी देसाई ने महुआ का अध्ययन किया था, ये सही है। के एम कपाड़िया ने नवसारी का अध्ययन किया था, ये भी सही है। एलिन रॉस ने बैंगलोर का अध्ययन किया था, ये भी सही है। पर एम एस गोरे ने बम्बई का नहीं दिल्ली का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बी आर अम्बेडकर की पुस्तकें दी हैं, आपको अरेंज करना है कौन सी पुस्तक कब आई थी। हु वर शूद्रास, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, अरेंज करके लगाइए। तो सबसे पहले आई थी हमारी कास्ट इन इंडिया, ये पहली आई थी, ये कब आई थी 1916 में, ठीक है। देन आई थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये आई थी, ये दूसरी बुक है, ये आई थी 1936 में। उसके बाद आई थी हु वर शूद्रास, ये कब आई थी 1946 में आई थी, 1946 में आई थी। देन आई थी द अनटचेबल्स, ये आई थी 1948 में। ये हो गई हमारी चौथी बुक। तो इसको आप अरेंज कर लीजिए, सबसे पहले सी आएगा, देन उसके बाद बी आएगा, सी और बी ऑप्शन, फिर बाद उसके बाद ए आएगा और डी आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अवधारणाएं दी हैं और लेखक दिए हैं, आपको मैच करना है। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी, प्राथमिक समूह, सामान्यीकृत समूह और समूह संशक्ति। बताइए
तो संदर्भ समूह मतलब रेफरेंस ग्रुप की बात कौन करता है? आर के मटन करते हैं। ए का हमारा हो जाएगा 2। प्राइमरी ग्रुप या प्राथमिक समूह की बात सी एच कुल्ले करते हैं। बी का हमारा हो जाएगा 1। समानाधिकृत समूह, इसकी बात कौन करता है? कोऑर्डिनेटेड ग्रुप, इसकी बात करते हैं दुर्खी। तो सी का हमारा हो जाएगा 4। और समूह संशक्ति ग्रुप कोहेशन की बात कौन करता है? लेविस पोजर। तो डी का हमारा हो जाएगा 3। तो बी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल, यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? ऑप्शन है एल.एच. मॉर्गन ने, ऑप्शन बी ई.बी. टायलर ने, ऑप्शन सी इमाद दुर्कheim ने और ऑप्शन डी एच. स्पेंसर ने। तो बताइए किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एच. स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।